हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? फर्स्ट क्लास। चलो, तो बच्चों हम लोग नीट 2022 के एग्ज़ामिनेशन के लिए फिज़िक्स के कोर्स को, सिलेबस को पूरा करने के लिए 100 डेज का एक क्रैश कोर्स शुरू किए हैं और आज है उस क्रैश कोर्स का दिन नंबर 4, डे 4 हम लोग आज शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, आज की प्रोसेसिंग को शुरू करने के पहले कुछ तुमसे बातचीत करना ज़रूरी है। देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ तुम लोगों से कि अगर हम लोगों ने प्रिपरेशन इसके पहले थोड़ा सा जो वक्त बीता है पिछले साल, अगर हम लोग ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, मस्ती मजा में समय निकल गया है, आज करेंगे कल करेंगे, इसमें पूरा साल निकल गया, होता है ऐसा, तो मन में एक फीलिंग आती है यार अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पढ़ने का वक्त तो निकल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। 3-4 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं अगर तुम इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करो तो। कभी तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, अभी तुमको नहीं पता कि 3-4 महीने में सर क्या उखाड़ सकते हैं हम लोग। बहुत है 3-4 महीने, फिजिक्स की धज्जियाँ एकदम उड़ा देंगे हम लोग। बस तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि हाँ यार कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीमोटिवेट हो जाओगे यार समय निकल गया है, अब बहुत कम वक्त बचे हैं, लेट अस क्विट, तो फिर दिक्कत है। क्विट जैसे शब्द हम लोग के क्लास में नहीं होती है, ठीक है, हम लोग इस बारे में नहीं सोच रहे। तो 3-4 में सफिशिएंट है। जो बच्चे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ढीला पड़ रहा है, एकदम साथ में आ जाओ, एकदम तगड़ा कॉन्फिडेंस तुमको बना दूंगा मैं, ठीक है। जो हमको नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बेहद ज़रूरी है, शायद सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी है। फाइन। अब मैं ये भी जानता हूँ कि जो बायो के बच्चे हैं, थोड़ा सा फिज़िक्स को लेकर के थोड़ा सा उनका जो कह सकते हो कि मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है फिज़िक्स को लेकर। जैसे यार फिर वही रोज वही गंदे क्वेश्चन, फॉर्मूले, वही कैलकुलेशन, वही न्यूमेरिकल्स, यार चलो हटाओ बायो पढ़ते हैं, जूलॉजी निकालो, बॉटनी निकालो, केमिस्ट्री निकालो। केमिस्ट्री में भी फिजिकल कम, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन से थोड़ा सा हमारे बायो के बच्चे ऐसा नहीं कमज़ोर हैं, वो थोड़ा सा दूर भागते हैं क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई होती है, तो थोड़ा सा लगता है चलो ये हटाओ, ऐसे जब चलो कुछ और पढ़ा जाए। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही बच्चों ये क्रैश कोर्स, ये बैच, ये सेशन तुम लोगों के लिए मैंने शुरू करा है। हालांकि बहुत दिन में शुरू की हुआ नहीं है, तो जो बच्चे भी नीट एस्पिरेंट हैं जल्दी जल्दी जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाओ। तो मैं कह रहा था कि फिज़िक्स में थोड़ी तकलीफ़ होती है, न्यूमेरिकल के वजह से तकलीफ़ होती है, मगर जैसे होता है ना कि हमें कोई बीमारी है तो दवा अगर कड़वी है तो भी पीना पड़ता है भाई, अगर बीमारी ठीक करनी है तो पीना पड़ेगा, कड़वी लगे चाहे जो भी हो, ठीक तो होना है। एग्जैक्टली फिज़िक्स में तकलीफ़ है, न्यूमेरिकल्स में तकलीफ़ है, फॉर्मूले परेशान कर रहे हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, बट करना तो होगा। अगर नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, इन सब से भिड़ना होगा, इन सब से पीछे हट करके तो आगे बढ़ नहीं सकते हम। ये कैसे भिड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, ये मैं तुमको सिखाऊंगा। इन फिज़िक्स के क्वेश्चंस को हम लोग मस्ती में एकदम समझते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे तुमको मैं सिखाऊंगा। बट हमारा मकसद सबसे पहला ये होगा कि नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना। फिज़िक्स सीखने के लिए जाहिर सी बात है 3-4 महीने बहुत कम है, मगर मैं तुमको इतनी फिज़िक्स ज़रूर सिखा दूंगा ताकि तुम नीट एग्जामिनेशन में 160+ मार्क्स फिज़िक्स में तुम ले करके आओगे। गारंटी लिख लो, शर्त लगा लो, अगर तुम पूरे 100 डेज़ के क्लास को कर लेते हो तो ये 160+ मार्क्स तुम्हारे आने ही आने हैं फिज़िक्स में। अगर जैसे मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगा वैसे एग्जैक्टली फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो अब लापरवाही जो होगी इसको हटा करके अब सीरियस हो जाओगे तो, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से काम हो जाएगा, बशर्ते अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास कि नहीं अभी बहुत वक्त है, 3-4 महीने बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं हम लोग। यार ये नीट कहाँ से आ गया फिर हमारे बीच में, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए, अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास करते हुए, जो लोगों ने तुम पर विश्वास नहीं किया उनको भी ध्यान में रखते हुए कि भाई ठीक है आने दो वक्त मेरा, अभी इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ इस्टीम पैदा करो और खड़े हो जाओ, वापस से मैदान में चलेंगे, देखेंगे। अब देखेंगे क्या, फोड़ करके आएंगे, जो भी होगा बढ़िया से करके आएंगे, लेकिन उसके पहले
अपने आप को उस लायक बनाएंगे। ऐसे नहीं कि बस सुबह उठे हो चल गया यार एग्जामिनेशन फोड़ के आ जाएंगे, नहीं, वो फोड़ने वाला काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। एग्जामिनेशन के दिन तो वो पेपर फोड़ता है, मगर वो फोड़ने वाला काम 3 महीने पहले शुरू करना होगा, 4 महीने पहले शुरू करना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, लगना होगा, मेहनत करनी होगी, लगन दिखाना होगा, अपने अंदर थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा एटीट्यूड लाना होगा। किस टाइप का एटीट्यूड? कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ टाइप का एटीट्यूड, मुझ पर भरोसा नहीं किया गया इस टाइप का एटीट्यूड, मैं भी ये करके दिखाऊंगा इस टाइप का एटीट्यूड। ये चीज़ लेकर के आओ, फिर देखो यार, फिर देखो, एक बार नहीं 10 बार नीट का एग्जामिनेशन नहीं क्रैक किए तो तुम जो बोलना वो, ठीक है। इस चीज़ को डेवलप करो और जुड़ो, और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। देखो पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना है। फिजिक्स में झंडे तुम गाड़ करके आओगे, तुम लिख लो, ठीक है। चलो फाइन। तो बच्चों बहुत बातचीत हो गई, आगे चलते हैं। अपने डे 4 के एजेंडे की बात करें तो आज डे 4 में हम क्या करने वाले हैं, तो सुनो क्या करेंगे डे 4 में। डे 4 में हम लोग करेंगे, पहले जो पिछला वाला क्लास था डे 3, उस डे 3 वाले क्लास में चूँकि लास्ट में थोड़ा पावर कट हो गया था तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवा पाया था। लास्ट क्वेश्चन तुमको मैंने करने को दे दिया था। अभी उस पर 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। किस टॉपिक पर? डिफरेंस ऑफ वेक्टर के टॉपिक पर, वेक्टर्स के डिफरेंस का डायरेक्शन निकालने वाले टॉपिक पर 1-2 क्वेश्चन ऑन कर लेंगे। फिर आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कंपोनेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें उसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। बट बिफोर दैट जो प्रीवियस लेक्चर्स के टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन रह गए थे उनको पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारे सामने आज का डे 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों कि अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जाने दो। हमारा क्या है, इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट टर्न विथ सेम स्पीड। 60 डिग्री लेफ्ट टर्न ले रहा है भाई विथ सेम स्पीड। जरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैं तुमको बताया था उस दिन कि हम लोग अपने कॉपी पर सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे कि ईस्ट वेस्ट हमेशा हमको ऐसे ही दिखाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कॉपी पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एग्जैक्ट डायरेक्शन तुम्हारे कमरे में क्या होगा, फॉरगेट इट, इस तरह हमको बना देना होगा, ठीक है। तो अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में पार्टिकल का मूवमेंट है, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इज टूवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया पार्टिकल का बच्चों इनिशियल वेलोसिटी v1, ठीक है। और कितनी स्पीड है, विथ 10 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है। इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट टर्न, 60 डिग्री लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब ये बताओ अगर तुम ईस्ट में हो, अगर तुम ईस्ट में हो तो तुम्हारे लेफ्ट में क्या होगा बताओ। फॉर एग्जाम्पल तुम ईस्ट में खड़े हो, तुम ईस्ट को देख रहे हो, तुम्हारा फेस ईस्ट की तरफ है, तो लेफ्ट टर्न लोगे तो नॉर्थ, राइट टर्न लोगे तो साउथ, और पीछे तुम्हारे वेस्ट, ठीक है। तो अगर मेरा फेस ईस्ट में है तो मैं अगर लेफ्ट टर्न लूँगा तो मैं कहाँ टर्न लूँगा, जाहिर सी बात है नॉर्थ में लूँगा, ठीक है। तो ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में ये पार्टिकल टर्न कर गया, ये कुछ ऐसा टर्न इसका हुआ होगा, ठीक है। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ या लेफ्ट करेगा तो बात वही है, लेफ्ट विथ सेम स्पीड। तो ये हो गया इसका बच्चों v2, दिस इज इट्स v2, 60 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया और विथ सेम स्पीड, यानी कि ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ये इनिशियल था, ये फाइनल है, ये टर्न ले लिया है, इसका डायरेक्शन चेंज कर गया मगर मैग्नीट्यूड सेम है, बट ठीक है डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी में चेंज ही माना जाएगा। तो फाइंड चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज हमको फाइंड करना है। तो ठीक है हम लोग चेंज फाइंड करेंगे, जो तरीका पढ़े उसको अप्लाई करते हैं। चलो तो जो ठीक है लोग डिफरेंस निकालते हैं, जो तरीका तुमको मैंने बताया डिफरेंस निकालने का। हमें फाइंड करना है डेल्टा वी। डेल्टा वी चेंज इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फाइन। तो मेथड मैंने बताया था, याद आ रहा है ना। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग v1 ड्रॉ कर लेंगे। तो v1 क्या था, टूवर्ड्स ईस्ट, मैंने v1 ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
डिफरेंस निकालने में जिस पॉइंट से V1 ड्रॉ करते हैं बच्चों उसी पॉइंट से V2 भी ड्रॉ करते हैं, तो V2 भी उसी पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, मेकिंग 60 डिग्री विथ V1, जैसा क्वेश्चन में दिया था, मेकिंग 60 डिग्री विथ V1, ठीक है, विथ V1 या को या विथ ईस्ट को, ठीक है। तो ये तुम्हारा V1 था टूवर्ड्स ईस्ट और ये तुम्हारा V2 हो गया 60 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है? यस, दोनों के वर्टेक्स को मिला दिया करते थे, मिला दिया। मिलाने के बाद एरो कैसे लगाते थे, उल्टा लगाते थे। अगर V2 माइनस V1 फाइंड करना है तो एरो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता था बच्चों, V1 से V2 की तरफ, तो V1 के वर्टेक्स से V2 की वर्टेक्स की तरफ, ये हो गया तुम्हारा V2 माइनस V1, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे काम तो बनेगा नहीं, हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी, हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना होगा, तब जाकर के ऑप्शन पता लगेगा भाई सही आंसर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन लोग किए थे डे 3 पे, उन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में एक और बेसिक सा फ़र्क है, जो जानबूझ के मैं इस क्वेश्चन तुम्हें कराए वो बेसिक सा फ़र्क ये है कि डे 3 में जो क्वेश्चन हम लोग किए थे इस टॉपिक पर, उसमें जितने ट्रायंगल बन रहे थे सब के सब ट्रायंगल कैसे बन रहे थे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे, जिसमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान था, फटाफट, ठीक है। कोई भी 2 साइड पता होता था, थर्ड साइड आराम से निकल जाता था, पाइथागोरस थ्योरम। बट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, जैसे यहाँ देखो ट्रायंगल एक बना है, आई डोंट नो कैसा ट्रायंगल है, बट राइट एंगल ट्रायंगल तो फिलहाल बनता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे निकालेंगे साइड से, निकालेंगे बहुत तरीके हैं, और अगर नहीं भी कोई तरीका होगा तो याद करना वो कॉस वाला फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पढ़ाया था, वो कॉस वाला फॉर्मूला बहुत कारगर साबित होगा इन कंडीशंस में। खैर देखते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती है। जरा ये बताना बच्चों मुझको, ये एंगल 60 डिग्री है? हाँ सर बिल्कुल 60 डिग्री है, अच्छी बात है। ये दोनों साइड्स इक्वल है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल इक्वल है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बिल्कुल इक्वल है। तो जब ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ये दो एंगल कितने कितने होंगे, अगर ये 60 डिग्री हो चुका है तो पूरा एंगल जो बचेगा वो 120 होगा। 120 का इक्वल करोगे तो 60 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री ये भी आ जाएगा। कुल मिला जुला के सीधी सी भाषा में बात किया जाए तो बच्चों ये ट्राइंगल तुम्हारा हो गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इसलिए सीधे इसकी वैल्यू को क्या बोल दोगे, 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी 10। तो सबसे पहले डेल्टा वी की जो मैग्नीट्यूड आ गई वो तो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, यही है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। बट सिर्फ इतने से काम बनेगा नहीं, इस चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया और एक लाइन बच्चों वर्टिकल, जैसा कि डे 3 में तुमको बताया था। अच्छा, जो बच्चे तो को डे 4 का क्लास आज पहली बार देख रहे हैं उन सब से मैं ये कहूँगा कि बच्चों जा करके डे 3 का क्लास पहले देख लेना। तो मैं जो कर रहा हूँ तुमको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आए और डे 4 से क्लास शुरू। जो भी अभी पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे डे 1 से शुरू करेंगे क्लास, ठीक है। डे 1 में जाओ, सारा क्लास देखो, फिर शुरू करो 2, 3, 4 ऐसे ऑर्डर में चलना, क्योंकि मैं ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। फिजिक्स सीखना है तो ऑर्डर पर बहुत ध्यान रखना, कब क्या पढ़ना है, किसके पहले क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑर्डर पर ध्यान रखना। अगर पहली बार जुड़े हो, पहला क्लास तुम देख रहे हो तो डे 1 से शुरू बाद में कर देना, ठीक है। चलो, अब ये इसकी लेंथ तो आ गई सर 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे और देखते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये एरो किसके बीच में है सर? ये एरो तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, लेकिन बीचों बीच नहीं है, क्योंकि एंगल 60 डिग्री। बीचों बीच होता तो एंगल कितना होता था, 45 होना था। बीचों बीच नहीं है, मगर ये तो कन्फर्म है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो जहाँ बीचों बीच नहीं होता वहाँ एंगल बताना होता है, राइट इन द मिडिल जहाँ पर ना हो। तो ये वेस्ट से 60 डिग्री बना रहा है ना, वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो लिख दोगे इसको 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर।
60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट 10 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओ वेस्ट से, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, इस मेथड से हम लोग किसी भी वेक्टर के, दो वेक्टर के डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन पे और कर लेंगे हम लोग, जल्दी कोई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इस पर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक पर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स निकालने पर, पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज फाइंड करने के लिए, या पार्टिकल में एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए, तो हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास से क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस अगर मिला दोगे, इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे, तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं तो बस प्रैक्टिस करने की बात होगी, बस प्रैक्टिस पर हम लोग करने होंगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, एक पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया बच्चों इसका इनिशियल डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। दिस इज इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइन। चलो, इट टेक्स 30 डिग्री राइट टर्न विथ सेम स्पीड इन 10 सेकेंड। ये 30 डिग्री राइट टर्न लेता है। अब अगर तुम नॉर्थ में हो, तो राइट में तुम्हारे क्या होगा ईस्ट, और लेफ्ट में तुम्हारे क्या होगा बच्चों वेस्ट। तो अगर तुम्हारा फेस नॉर्थ की तरफ है और तुमको बोला जाए कि तुम राइट मुड़ो, तो राइट अगर टर्न करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, ईस्ट की तरफ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो 30 डिग्री राइट मतलब तुमको 30 डिग्री राइट मतलब यूँ टर्न करना होगा, ठीक है। 30 डिग्री ये राइट टर्न ले लिया, तो ये हो गया बच्चों V1, और थोड़ा सा मैं इसको और कुछ ऐसे बना ताकि फिगर क्लियर बने, कुछ ऐसा, फाइन, ठीक है। चलो, तो ये 30 डिग्री टर्न किया है बेटा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा V2, ये हो गया V2, ठीक है। फिर क्या करते हैं सर, हमको अच्छा इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है, तो क्या दिक्कत है सर, तुमसे इनडायरेक्टली वेलोसिटी में चेंज ही तो बोल रहा है। डेल्टा V बाई डेल्टा टी होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और इसलिए तुमको देखो डेल्टा टी टाइम भी दिया है कि ये चेंज होने में कितना वक्त लगा, तो डेल्टा V फाइंड कर लिया जाए, टाइम हमको पता है, निकल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो डेल्टा V फाइंड करने के लिए मतलब तुमको फाइंड करना है बच्चों V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल बाई डेल्टा टी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसा बताया गया, दोनों के वर्टेक्स को मिला दो, यही डेल्टा V है, बस एरो लगाने की देरी है। V2 माइनस V1 होगा तो एरो कहाँ से कहाँ लाएगा, V1 के वर्टेक्स से V2 की वर्टेक्स की तरफ। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, फटाफट फाइंड कर लिया जाए। पहले मैग्नीट्यूड, ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है सर 30 डिग्री, अच्छी बात है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो 130 को अगर तुम हटाओगे तो कितना बचेगा 150, तो 150 के हिसाब से आधा कर दोगे तो कितना हो बचा 75 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमको पता चल गया। पूरा एंगल 180 होता है, ये 30 हो गया, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा 180, आधा किया तो 75 एंगल मिल गया। डायरेक्शन की बात हम लोग आराम से कर लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया जाए। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें सर, ट्रायंगल हमारा रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं है, इसके पहले तो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल बन गया था, फट से आ गया था। यहाँ तो इक्विलैटरल भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, हाँ आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल हैं, मगर फाइंड कैसे करेंगे सर। तो याद करो हमने कॉस थीटा का तुमको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस फॉर्मूला। अगर मैं कॉस 30 लगाऊँ तो कॉस 30 क्या होगा, अगल बगल का स्क्वायर, याद आ रहा है, जो एंगल लेते थे अगल बगल का स्क्वायर करते थे, तो अगल बगल कितना है 10 और 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर,
माइनस सामने वाले का स्क्वायर, तो सामने वाला कितना है बेटा, सामने वाला तो डेल्टा वी है जो हमको फाइंड करना है, अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 10। ये कॉस का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, बताया था ना कि इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा। तो cos 30 इज √3/2, ये हो गया, ऊपर हो गया तुम्हारा 200 माइनस डेल्टा वी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 200। यहाँ से काटा बेटा तो कितना हो जाएगा, ये 100 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100√3 इज इक्वल टू 200 माइनस डेल्टा वी का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 200, और माइनस 100 इंटू √3 को अगर मैं 1.73 लूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो गया 200 माइनस 173। क्लियर है, इतना अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 डिजिट तक। √3 हमको पता है 1.732 होता है, तो 200 माइनस 173 करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, मिलेगा हमको 27। डेल्टा वी का स्क्वायर मिल रहा है नहीं, देयरफॉर डेल्टा वी यू गॉट कितना हो जाएगा 3√3 कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मगर ये डेल्टा वी है सर, आपको तो एक्सेशन फाइंड करने को बोल रहा था, तो फाइंड कर लो एक्सेशन, देयरफॉर ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा 3√3, और टाइम कितना रखा है बच्चों 10 सेकेंड रखा है ये, तो 3 इंटू 1.73 बाई 10 बोल सकते हैं इसको, 3 जा 9, 3 7 जा 1 2 3 1 जा 5.19 बाई 10 कर सकते हो इसको। तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा तुम्हारा 0.519 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 0.52 भी कह सकते हो, मगर ये सर अभी पूरा नहीं है, क्योंकि ये एक्सेशन की वैल्यू बताइए आपने, जरा इसका हमको डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन बताएं और बताते हैं। एक लाइन हमेशा की तरह हॉरिजॉन्टल, एक लाइन हमेशा की तरह वर्टिकल, लो खींच दिया। अब जरा बताओ ये एंगल कितना आता बच्चों, 75 डिग्री आ रहा था ना, आ रहा था ना, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन था वैसे, अच्छा ये एरो किसके बीच है सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, ये तो कन्फर्म है। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो हमको साउथ ईस्ट के बीच में, उसको टिक मारो, चलो एंगल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 ऑप्शन साउथ ईस्ट वाले हैं तो एंगल देख लो, साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा है ये एरो, साउथ से 75 ईस्ट की तरफ गया है, तो उसको बोल सकते हो 75 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की तरफ, यही तो हमारा आंसर होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट वेलोसिटी में चेंज पूछा जाएगा, डायरेक्ट 2 वेक्टर का डिफरेंस पूछा जाएगा, मगर ऐसे ही करना होगा जो तुमको तरीका मैं छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा तरीका तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स का टॉपिक भी कंप्लीट। अब अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आएगा तो तुमको करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, 100% श्योर है, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ जो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। जल्दी क्विक। तो चलो बच्चों, जो टॉपिक आज का हमारा था डे 4 का, उसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। टॉपिक हमारा था कि 2 वेक्टर हमको दिए जाएंगे, ठीक है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और कह रहेगा कि भाई दोनों वेक्टर का एक दूसरे के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करो, दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। किसी दिए हुए वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत आसान भी है, फटाफट देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। पहले इसके छोटे से कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको देख लिया जाए। फॉर्मूले के नाम पे घबराना मत, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन उससे भी आसान है, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझो ये है क्या चीज़। तो हमें 2 वेक्टर मान लो हमें बच्चों ऐसे दिए रखे हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज योर वेक्टर ए,
ये हमें एक वेक्टर दिया है और ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर ए मैंने मान लिया और ये हो गया वेक्टर बी। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उनका एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, कुछ भी निकालना होगा, इवन कंपोनेंट भी निकालना होगा, तो भी उनके बीच की एंगल हमको बहुत हेल्प करती है। तो मान लो इनके बीच का एंगल भी हमें पता है, दैट इज थीटा, ठीक है। कंपोनेंट हमें फाइंड करना है वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग, वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग। कंपोनेंट का मतलब हल्का सा बता दूं मैं, होता क्या है, वैसे तो सबको पता ही होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, बट मैं जो तुमको बता रहा हूँ शायद वो तुमको नहीं पता होगा, या तुम उस तरीके से कंपोनेंट को कभी समझे नहीं होगे। कंपोनेंट को सीधी सी भाषा में कहा जाए, एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, वॉट एवर रिटन इन द बुक, मुझको नहीं पता, बट एक लाइन में इसको डिस्क्राइब किया जाए तो किसी भी वेक्टर के जब तुम कंपोनेंट को फाइंड करते हो, उसके अगल बगल, उसके किसी और डायरेक्शन में, उससे 30 डिग्री पर, उससे 60 डिग्री पर, उससे वॉट एवर जो डिग्री तुमको दिया, तो तुम क्या फाइंड करते हो? ये तो कंपोनेंट तो किताब की भाषा है। होता क्या है ये बच्चों, किसी वेक्टर का जब तुम किसी दूसरे डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करते हो तो तुम उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना पड़ेगा ये पता करते हो इन जनरल। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट निकालो, ठीक है, कंपोनेंट का एक दिमाग में एक पिक्चर पता कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला भी है, लेकिन तुम निकालोगे क्या? अगर तुमको बोलता हूँ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट फाइंड करो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग इफेक्ट। यानी कि मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि भैया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो बताओ। तो किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वही उसका दूसरे वेक्टर के दिशा में कंपोनेंट कहलाता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार वेक्टर बी का वेक्टर ए में कंपोनेंट बताओ, तो टेक्निकली मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वेक्टर बी वेक्टर ए पर कितना इफेक्ट डालेगा ये बताओ। तो कंपोनेंट को इफेक्ट से तुम लोग कोरिलेट करना, ठीक है। ये चीज़ शायद तुम पहले कभी नहीं सुने होगे कंपोनेंट को इस तरीके से, मगर ये तुमको आगे की चीज़ों को समझने बहुत हेल्प करेगा। ये वर्ड इफेक्ट, फिजिक्स देखो शब्दों का खेल है, पूरी फिजिक्स केवल वर्ड्स का मैजिक है। शब्दों को सही तरीके से यूज़ करोगे तो फिजिक्स तुमको कभी तंग नहीं करेगी। वो किताब की भाषा वाला शब्दों को अगर यूज़ करोगे तो फिर वो किताबों तक ही रह जाओगे, फिर कभी खुद से वो सोच डेवलप नहीं होगी सीखने की, समझने की, यार इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों को बातों को समझाने के लिए, फिजिक्स को बहुत डिफरेंट तरीके से समझाने के लिए कि भाई फिजिक्स को शब्दों से समझो, शब्दों का सही यूज़ करो, देखो फिजिक्स तुम्हें कैसे आती है। एनीवे, तो कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट होता है। तो अब ये कंपोनेंट फाइंड कैसे करेंगे सर? देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एल, अच्छा मेरी आवाज़ बहुत गूंजती है ना, असल में रूम मेरा बहुत अभी खाली है, तो मेरी आवाज़ बहुत इको करती है। ऐसा कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सब ये आवाज़ बहुत इको करती है। तो एक्चुअली जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बहुत रूम खाली है। अब इसको भरूँगा, इसको भर दूंगा तो फिर एक और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए बी का मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ऐसे कहने का तरीका है ताकि समझ जाओ कि किसका कंपोनेंट और सर किसके डायरेक्शन में निकल बन जाओ। भाई क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो किस वेक्टर का कंपोनेंट है किस वेक्टर के डायरेक्शन में। अगर मुझको निकालना हुआ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ऐसे बी ए, ठीक है, क्लियर। सही लिखने वाला क्यों बता रहे हैं, निकालने का तरीका बताइए ना भैया, बता रहे हैं, अलग क्यों घबरा रहे हो। देखो, हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट फाइंड करने को बोला गया है,
तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है, जैसे वेक्टर ए का कंपोनेंट फाइंड करना है किसमें, बी में, तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना हो उस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। किस वेक्टर के ऊपर, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में तुमको कंपोनेंट फाइंड करना है। जैसे हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी में फाइंड करना था, या यूँ कहो कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये निकालना था। तो मैंने क्या किया, जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है दैट इज़ ए, वहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया बी के ऊपर, क्योंकि बी के दिशा में निकालना था। तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना था उस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस वेक्टर के ऊपर जिस वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट तुमको निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तुम जब ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो ये इतना हिस्सा जो कटेगा ना, इतना हिस्सा, दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ अलोंग बी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए। कंपोनेंट का मतलब टेक्निकली प्रोजेक्शन भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन बोलो, कंपोनेंट लो, बातें किया। तो जो इतना हिस्सा कटेगा बेटा ना, इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा तुम देख रहे हो बी का पूरा में से इतना हिस्सा कटेगा, इसी को हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो अगर प्रोजेक्शन भी लिख कर के अगर समझना कि भाई कंपोनेंट की बात हो रही, क्योंकि एक दो बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन में प्रोजेक्शन लिख करके आ गया कि प्रोजेक्शन फाइंड करो, प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का किसी दूसरे डायरेक्शन में फाइंड करो। अब लड़के परेशान कि सर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो भैया प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ही फाइंड करना है तुमको किसी गिवन वेक्टर का किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, फाइन। अब अगर मुझको मान लो कह दे कि सर बी का फाइंड करिए कंपोनेंट ए के अलोंग, तो उल्टा काम कर देना, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए के ऊपर, कुछ यहाँ तक पहुँचेगा, तो जो हिस्सा कटेगा वही होगा बी का कंपोनेंट अलोंग ए, या बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए, या बी का इफेक्ट ऑन ए। इफेक्ट बोलो, कंपोनेंट बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ए का कंपोनेंट अलोंग बी, लेट अस कॉल इट ए बी। ठीक है, अब ये ए बी निकालेंगे कैसे सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए। अभी मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी इस कलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे सर, किसी भी स्केलर को हम लोग वेक्टर कैसे बनाते हैं, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा मस्त किस्म का एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सबने सुना होगा सर कि आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में हम लोग बहुत बातें करते हैं ना। ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या करते हैं तुमको पता है, क्या करते हैं यूनिट वेक्टर, ये किसी भी स्केलर को डायरेक्शन देना है तो ये यूनिट वेक्टर उसको डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि सर 2 एक नंबर है, हाँ कहोगे सर नंबर है, स्केलर है। मैं कहूँ इस 2 को वेक्टर बनाओ, तुम कहोगे सर किस डायरेक्शन में बनाए, मैं कहूँगा चलो एक्स में बना दो, तुम कहोगे ठीक है सब बना देंगे, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक वेक्टर बन गया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, मैं कहूँ 3 एक नंबर है, वहाँ से नंबर है, 3 क्या है, स्केलर है, डायरेक्शन क्या है, नंबर है, 3 तो स्केलर है। मैं कहूँ 3 को वेक्टर बनाओ, तुम कहोगे सर किस डायरेक्शन में बनाए, मैं कहूँ वाई में बनाओ, तो तुम क्या करोगे, इस 3 में जे कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, बन जाएगा वेक्टर। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर तुमको वेक्टर बनाना है तो उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
जिस डायरेक्शन में वेक्टर बनाना चाहते हो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं कहूँ कि 10 एक नंबर है, इसको z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाओ तो 10 इंटू k कैप कर दो, बन गया यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर का ही बहुत बड़ा काम होता है, किसी भी स्केलर को डिजायर्ड डायरेक्शन देना, मनचाहा डायरेक्शन तुम दे सकते हो यूनिट वेक्टर्स के हेल्प से। क्लियर है? और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं तो तुमको ये भी शायद पता होगा मेरे ख्याल से कि किसी वेक्टर का अगर मुझको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हुआ तो हम सब ये जानते हैं कि किसी वेक्टर में जब उस वेक्टर के मॉड से यानी कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं तो जो हमको मिलता है वो क्या होता है, हमारा एक यूनिट वेक्टर ही तो होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, समझ लेंगे कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉड ए। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसके मॉड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो सर ये ए का कंपोनेंट है, हाँ भाई ए का कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में, सर बी के डायरेक्शन में, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, अपने ए का कंपोनेंट बी में फाइंड किया है, सब दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे कैसे दिखाई पड़ेगा, वो तो प्रोसेस किया तब दिखाई दिया। इस फॉर्मूले में क्या ऐसी कोई चीज़ लिखी है, इस फॉर्मूले में क्या ऐसी कोई चीज़ लिखी है जो तुमको बताए कि भैया ये कंपोनेंट ए का बी के अलॉन्ग है? कौन बताएगा ये? ऐसा तो कुछ वहाँ लिखा नहीं है। ये फिगर देख के तो बता दोगे, प्रोसेस जो मैंने किया है इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते, बस कह सकते हो सही कंपोनेंट है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग करेंगे क्या, इस इनकम्प्लीट फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इस स्केलर को हमको वेक्टर देना है तो क्या करेंगे, बी कैप से मल्टीप्लाई। अब बी कैप से ही क्यों किया, क्योंकि तुमको इसको वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाना है किस डायरेक्शन में, बी के अलॉन्ग। ये ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग है ना, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्लियर हो गया कि ये ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग है। ये तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला हुआ किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने का। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन यही है। ठीक है, ये हिस्सा बताएगा मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का और ये हिस्सा क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग था, इसलिए मैंने बी कैप से मल्टीप्लाई किया। तब ये पता चला कि भैया ये ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग ही है बिकॉज ऑफ बी कैप। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक फॉर्मूला। फाइन। अच्छा ये बताओ, हम सब ये भी जानते हैं कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा भी हम जानते हैं। ठीक है, हालांकि पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट हम लोग, बट इतना सब जानते होंगे। तो यहाँ से ए कॉस थीटा अगर मुझको निकालना हुआ, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मुझको यहाँ से चाहिए, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड बी कह सकते हैं। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ए डॉट बी बाई मॉड बी, और बाहर बेचारा बी कैप एज इट इज। ठीक है, इसका दूसरा एक्सप्रेशन और चेंज कर सकते हो, ए डॉट बी बाई बी एज इट इज, और बी कैप को वेक्टर बी बाई मॉड बी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले से किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, हो गया ये। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये बी स्क्वायर, और बाहर बैठा तुम्हारा बी कैप। ठीक है, तो ये हो गया ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग का फॉर्मूला। ठीक है, ए डॉट बी निकालना। अब लग रहा तुमको बहुत बड़ा फॉर्मूला है, देखो कितना छोटा फॉर्मूला है। ए डॉट बी सबको निकालने आता ही है, हाँ जी आता है। मॉड बी वेक्टर का निकालने आता है, हाँ जी आता है। नहीं आता तो मैं हूँ ना, घबराओ मत। और इनटू वेक्टर भी जो हमको दिया रहेगा, तो ए डॉट बी निकालना है, मॉड बी निकालना है,
इंटू वेक्टर बी का। अच्छा ये तो ए का बी के अलॉन्ग वेक्टर है, अगर मैं वी के अलॉन्ग कंपोनेंट है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सर बी ए क्या होगा, बी ए का मतलब कि सर बी का ए के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो फिर वही प्रक्रिया होगी, यहाँ से ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन चेक करोगे, ए कैप से मल्टीप्लाई करोगे, फिर तमाम चीज़ करोगे, आ जाएगा फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे भैया? इस फॉर्मूले को देख रहे हो, इंटरचेंज कर दो, ए के जगह बी, बी के जगह ए, क्या हो जाएगा ए डॉट बी तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के बदले नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों वेक्टर ए। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो बी का कंपोनेंट ए के अलावा। याद करने का तरीका देखो क्या है, ए का बी में निकालो चाहे बी का ए में निकालो, ए डॉट बी तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा, जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका स्क्वायर इनटू दैट वेक्टर। जैसे बी का ए में निकालना है, बी का ए में निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू वेक्टर है। एक्स का वाई में निकालना होगा तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई का एक्स में निकालना होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ऊपर तो ए डॉट बी रहेगा ही रहेगा, जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है वो नीचे रहेगा। जैसे P का Q में निकालो, P का Q में निकालो तो P डॉट Q तो रहेगा और नीचे क्या होगा Q स्क्वायर इंटू Q। ठीक है, Y का X में निकालो तो Y डॉट X तो रहेगा, नीचे क्या होगा X स्क्वायर इंटू X। तो जिसके अलोंग निकालना है वो नीचे और बगल में रहेगा, जिसके अलोंग निकालना है वो नीचे और बगल में रहेगा, और ऊपर क्या होगा दोनों का डॉट। ठीक है, तो इस तरह से चाहो तो याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बाकी तुमको जैसे मन करे वैसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। प्रोजेक्शन पूछे, कंपोनेंट पूछे, इफेक्ट पूछे, सब में हमको यही करना होगा। तो जल्दी इस फॉर्मूले कॉपी कर लो, हम लोग चलेंगे इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, जल्दी कोई। चलो बच्चों, एक पहला क्वेश्चन इस पे कर लिया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, दो वेक्टर दे दिया है ए और बी, और कह रहा है कि दोनों का एक दूसरे के दिशा में कंपोनेंट बताओ, या इफेक्ट बताओ, या प्रोजेक्शन बताओ, जो भी कहना है उसको कहने दो। तो चलो करते हैं हम लोग भाई। तो हमें पहले पता करना होगा ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो तरीका मैंने क्या बताया कि ए का बी के अलोंग निकालना है तो ए डॉट बी तो रहेगा ही रहेगा, जिसके अलोंग निकालना है वो नीचे रहेगा स्क्वायर के फॉर्म में, और बगल में भी वही रहेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। बी का कंपोनेंट तुमको ए के अलोंग फाइंड करना है तो ए डॉट बी तो मस्ट है, जो जिसके अलोंग फाइंड करना है वो नीचे रहेगा स्क्वायर में, और वही बगल में भी रहेगा। हो गया ए। तो दोनों में ए डॉट बी आ रहा है, पहले ए डॉट बी हम लोग अलग से फाइंड कर लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट ए डॉट बी। तो ए कितना है भैया, ए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, डॉट बी कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता ही होगा, हम ऐसे लोग पढ़ेंगे पूरा, ऐसा अच्छे से पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बट एटलीस्ट मल्टीप्लाई करने सारे बच्चों को आता होगा। आई वाले का आई से करते हो, जे वाले का जे से, के वाले कैसे, सिर्फ कॉफिशिएंट का, वो भी साइन के साथ। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो कितना आ गया तुम्हारा ए डॉट बी, बेटा 4 आ गया। चलो ए डॉट बी दो जगह रख देंगे। अब हमको मॉड ए निकालना है, मॉड ए। मॉड ए कैसे निकालते हैं? अच्छा, कोई वेक्टर का मॉड निकालने आता है ना, मैं लिख के बता, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है बता देता हूँ। मान लो बच्चों, अगर कोई वेक्टर हमें ऐसे लिखा है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमें उसका मॉड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ ए भी लिखता हूँ, समझ जाना, ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा, समझ जाना कि मैग्नीट्यूड है। तो मॉड ए क्या होगा सर? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ, जिनको नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मॉड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो मॉड ए हमारा क्या होगा, मॉड ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कितना आएगा 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है, ये तो मॉड ए आ गया। मॉड बी मुझको चाहिए होगा, मॉड बी क्या होगा, इससे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, रूट 9 इज इक्वल टू 3। रूट जो निकल जाता है बड़ा अच्छा लगता है ना कि चलो निकल गया, ऐसे कितना गंदा लग रहा है, रूट 17 कितना अच्छा लग रहा है, रूट 9 का 3 आ गया। चलो अच्छे गंजे से क्या मतलब काम करना है। नाउ अब इसकी वैल्यू लिखा जाए, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी क्या होगा, ए डॉट बी इज हाउ मच 4 बाई बी स्क्वायर, बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इनटू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना था बच्चों, वेक्टर बी था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हो गया भैया, काम खत्म हो गया, दैट्स इट। यही है ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग। अब बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग क्या होगा, ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट बी तो 4 है, अच्छी बात है, लिख दो मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ए है रूट 17 स्क्वायर किया तो रूट गायब, इनटू वेक्टर ए, तो इनटू वेक्टर ए बैठा दो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। दैट्स यही हो गया तुम्हारा आंसर, ए का कंपोनेंट बी में और बी का कंपोनेंट ए में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इन फॉर्मूले को याद रखो और देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लो, चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्विक। चलो बच्चों, है तो एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा लेकिन हाईली कॉन्सेप्चुअल है। इसमें सॉल्यूशन के अलावा तुमको जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शायद मैं कहूँगा तुम्हारे पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए वो एकदम बेस होगा। आगे हम फिजिक्स कैसे समझेंगे, आगे एक्चुअली होता क्या पता बच्चों, तुम लोग को ये सब छोटी मोटी बातें ही नहीं बताई जाती। ये लगता है कि फिजिक्स बहुत पहाड़ चीज़ है, लेकिन मेरा हमेशा मकसद होता है छोटी छोटी बातों को बताना, तुम्हारे अंदर उस चीज़ को इंस्टॉल करना कि अगर ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, फिर कॉन्सेप्ट जो है एकदम फ्लोरिश होगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन से एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलेगा फिजिक्स का। बहुत ही शानदार टॉपिक कह रहा हूँ, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो यहीं नहीं पूरे फिजिक्स में एकदम खूब मज़े में यूज़ होगा। और अगर वो चीज़ नहीं क्लियर होगी तो फिर तुमको रटना पड़ेगा, फिजिक्स तुमको तकलीफ देगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन से उसका क्या रिलेशन है। कह रहा है इफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दिस इज 0 अलोंग दिस। दो वेक्टर है, कह रहा है कि एक का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा फाइंड करना मेरा मकसद नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, झटके से तुरंत आ जाएगा। अगर नहीं भी तुमको करना होगा तो फॉर्मूला पता है, ए का अलोंग बी कंपोनेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट को 0 कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बट जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। देखो जैसे मान लो हमने कहा ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। हाँ जी, अच्छा है, आपने कहा ठीक है, मान लिए, कोई दिक्कत है। वेक्टर ए का वेक्टर बी में हम लोग कंपोनेंट फाइंड करते हैं। और मैंने ये भी तुमसे कहा कंपोनेंट को बच्चों इफेक्ट भी कहते हैं। अगर मैं वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट फाइंड कर रहा हूँ तो मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर ये 100 न्यूटन एक फोर्स है, अगर ये 100 न्यूटन एक फोर्स है वेक्टर ए, तो उस फोर्स का बी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ। इसी को हम लोग कंपोनेंट भी कहते हैं। तो कंपोनेंट मतलब इफेक्ट से होता है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर्मूला तो जो है वो है, तरीका क्या बताया, तरीका आपने ये बताया सर कि जिसका कंपोनेंट फाइंड करना है उस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर सीधा नीचे खींच दिए। तो लीजिए सर मैंने खींच दिया, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो कटता है इसी को ना बोलते हैं सर वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट या इफेक्ट या
प्रोजेक्शन, यही बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, फॉर्मूला भी इसके लिए है। अब ये बताओ बच्चों, इस वेक्टर ए को हल्का समय सीधा कर दूं, थोड़ा समय घुमा दूं, कुछ ऐसे, कुछ यूं। मैं वेक्टर की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस ए को जो ऐसे था घुमा करके यहाँ ला दिया, ठीक है, कुछ ऐसा। अब मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा, फिर यहाँ से ड्रॉप करा परपेंडिकुलर, तरीका जो था वही कर रहा हूँ, और ड्रॉप किया तो यहाँ पड़ा दिस मच। तो अब ये बताओ बच्चों, पहले से कंपोनेंट पर कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा सर। पहले इतना कंपोनेंट मिल रहा था, अब इतना कंपोनेंट मिल रहा है, कंपोनेंट की वैल्यू घट गई। ए का बी पर जो इफेक्ट पड़ रहा था वो कम हो गया, ए का बी पर जो प्रोजेक्शन था वो कम हो गया, इतने से इतना हो गया। हाँ जी हो गया। तो क्या, तो बताना क्या चाहते हैं आप? देखो क्या बताना चाहते हैं, इस ए को जरा और सीधा करो, इस ए को जरा और सीधा कर दो। लो जी कर दिया। फिर ड्रॉप करो परपेंडिकुलर और ए का बी पर कंपोनेंट निकालने की कोशिश करो। चलो जी कर लेते हैं, जो आप कहेंगे वो कर लेते हैं, देखते हैं क्या बताने वाले हैं आप। तो मैं जब यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो जरा देखो कंपोनेंट पर क्या फ़र्क पड़ा। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। कंपोनेंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। थोड़ा सा और घुमाते हैं, को थोड़ा सा ए को और सीधा कर दो, ए को थोड़ा सा सीधा मैंने और कर दिया। एक ही वेक्टर है, 4-5 मत समझना, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। फिर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और किया 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 किया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इतना कंपोनेंट हो गया। तो मैं ये देख रहा हूँ, वो जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब देखो इतना कंपोनेंट था, ये घट के इतना हो गया, ये घट के हो गया, तक घट के हो गया। अगर ये वेक्टर ए एकदम सीधा मैं कर दूं, एकदम सीधा मतलब मैं अगर इस वेक्टर ए को परपेंडिकुलर कर दूं, अगर सीधा परपेंडिकुलर कर दूं, तो अब तुमसे मैं पूछूं कि वेक्टर ए का जरा बी में कंपोनेंट बताओ, तो क्या करोगे? क्या करोगे जरा बताओगे मुझको? सर वही करेंगे जो अब तक किए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जो मिड गया उसको ठीक कर दूं, अच्छा ही लगता ना। तो अब जब ये वेक्टर यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा परपेंडिकुलर, तो यहीं पर गिर जाएगा ना, और कंपोनेंट भैया हो जाएगा 0। तो जैसे ही ये वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, तो जब ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने का तरीका तो यहीं पर पड़ेगा ना, कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मतलब कहने का बच्चों ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का कंपोनेंट एक दूसरे के अलोंग 0 है, अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग 0 है, तो वो वेक्टर वेक्टर बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब देखो ये वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ जी है। तो अगर मैं कंपोनेंट जैसे फाइंड करता हूँ उस मेथड से फाइंड करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ से ड्रॉप करूँगा परपेंडिकुलर, तो जो प्रोजेक्शन कटेगा वही ना हमारा कंपोनेंट हो। भैया कटेगा कहाँ, यहाँ से ड्रॉप करोगे यही ना पहुँच जाओगे, कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है, तो मतलब वो वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा, कंफर्म 100%, अदरवाइज वो 0 होगा। या तो वेक्टर ए 0 होगा, वो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो कंफर्म बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं बोलूँ कि कोई वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे के अलोंग 0 है जाओ, तो समझ जाना कि वो वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, इसीलिए कंपोनेंट 0 है। तो याद कर लो, समझ लो, रट लो, बैठा लो, जो करना हो कर लो यार। एक वेक्टर का कंपोनेंट, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उनका एक दूसरे पर कंपोनेंट 0 होता है। और कंपोनेंट का मतलब मैं क्या बताऊं बच्चों, इफेक्ट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेक्टर बी वेक्टर ए से अनएफेक्टेड रहेगा। कंफर्म कह सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने ही बताया है कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट, प्रोजेक्शन।
तो अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट 0 है, समझ जाना कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वॉट एवर ए वैल्यू ऑफ ए इज, बी पर रत्ती भर का फर्क ही नहीं पड़ेगा यार। सर ठीक है, मगर इसका हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? आप जो बता रहे हैं ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो कंपोनेंट 0 होगा, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी है, चलिए मान लीजिए हमने उस पर एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। लेट अस सपोज दिस फोर्स इज 100 न्यूटन। अब ये फोर्स बताओ इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ जी है। तो अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि ये फोर्स इस वेलोसिटी को कितना चेंज करेगा? तुम कहोगे सर रत्ती भर भी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स का इफेक्ट इस वेलोसिटी पर कितना पड़ेगा? 0, क्योंकि ये फोर्स इस वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका इफेक्ट एक दूसरे के डायरेक्शन में 0 होता है। ये 100 क्या है यार, ये अगर 1,00,000 न्यूटन भी हो जाए तो भी इस 10 को वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, कंपोनेंट ही नहीं होगा, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। दिस वी विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस फोर्स। या अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं तुमको आगे तुमको पढ़ाऊंगा कि ये ग्रेविटी इस 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज नहीं कर सकता। इस ग्रेविटी की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो तुमको समझ जाना होगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस ग्रेविटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर कहीं पर लिखा होगा कि दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड देयरफॉर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर ग्रेविटी है, वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं कर रहा? भैया वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ग्रेविटी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, ठीक है। तो जब 2 डायमेंशनल मोशन लोग पढ़ेंगे तो फिर सब बातें आएंगी कि ये हॉरिजॉन्टल है, देखो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं जब बोलूँगा कि ये देखो कांस्टेंट रहेगा, समझ जाना कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी इसको चेंज नहीं कर सकता। क्यों चेंज नहीं कर सकता? हियर इज द आंसर। तो जब 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे वो एक दूसरे पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे, उनका एक दूसरे के डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा, उनका एक दूसरे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन 0 होगा, उनका एक दूसरे के डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत ही फंडामेंटल रूल है, बहुत फंडामेंटल है और ये ज़बरदस्त हर जगह यूज़ होता है। बट बेसिक्स नहीं पता होने से ये बात रटनी पड़ जाती है और वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो इसेंशियल ग्रेडियंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, वो जब मिलते हैं तब जाकर कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसा खाना पकाते हो तो कई चीज़ों को मिलाते हो तब तुमको एक बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिलता है। वैसे ही कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती हैं तब एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कहते हो कि हाँ भैया अब फिजिक्स का मैं मास्टर हूँ। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, बट घबराओ मत, मैं हूँ तो 3 महीने के अंदर तुमको पंडित बना दूंगा मैं फिजिक्स का, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आने चाहिए। तो याद रखना, अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, उनका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये तो क्या समझाने की बात हो गई। अब जब अपने क्वेश्चन पर आ जाए जो मैं क्वेश्चन करना था, तो अगर मैं कहता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज 0 अलोंग वेक्टर बी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, कंफर्म कह सकता हूँ। और जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और जब बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों? 0 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है सर 2y कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप माइनस 2k कैप डॉट। बी कितनी है सर? बी है माइनस i कैप प्लस
2j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। अब इसका डॉट पर 0 कर दिया जाए तो डॉट निकालने आते हैं, कितना हो जाएगा ये -2 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा सर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमको करना था कि अगर परपेंडिकुलर, कैसे पता चला परपेंडिकुलर होंगे, हाउ डू यू नो कि दे आर परपेंडिकुलर। हमें ऐसे पता चला भैया कि ये जो कंपोनेंट है वो 0 है। तो कंपोनेंट 0 तभी हो सकता है जब एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हो। उस कॉन्सेप्ट को लगा करके बीच का एंगल 90 मिल गया और हमने ए डॉट बी 0 लगा दिया। तुम जो फॉर्मूला पढ़े हो कंपोनेंट का वहाँ से भी आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो और जो कॉन्सेप्ट सिखाया हो उसको ध्यान रखना, वही हमको आगे फिजिक्स सिखाएगा, ठीक है। तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन भी और करेंगे, जल्दी कोई। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है फिर वही 2 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप, वेक्टर b इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, वॉट एवर, चलो कोई दिक्कत, जो वेक्टर दे क्या फ़र्क पड़ता है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग b। हमें कंपोनेंट ऑफ ए बी के अलोंग फाइंड नहीं करना, हमें कंपोनेंट ऑफ ए का जो बी के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तुमको जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वो स्केलर फॉर्म में दिए रहेंगे, वैल्यूज़ दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, ना कि आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, कैसे करेंगे सर। हमें ए का, फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है, ए का बी में कंपोनेंट फाइंड नहीं करना है, ए का बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सिर्फ, उसी को प्रोजेक्शन भी कहते हो। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए का बी में कंपोनेंट फाइंड करने का, मैंने क्या लिखा था, शुरुआत करो फॉर्मूले से, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप मैंने कहा था, ठीक है। इस बी कैप को हटा दोगे तो जो बचेगा वो सिर्फ कंपोनेंट होता है कि नहीं। हमें ए का बी में वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है, ये पूरा होता है। उस कंपोनेंट का ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होता है डायरेक्शन। तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा बच्चों, तो क्या इसको हम सिर्फ ए कॉस थीटा नहीं कह सकते हैं, बस कैप हटा दो, डायरेक्शन हट जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। और ए कॉस थीटा को क्या लिखोगे सर ए डॉट बी बाई मॉड बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस का क्या होगा ए डॉट बी बाई मॉड बी। तो ए डॉट बी निकाल लिया जाए, ए डॉट बी कितना होगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट बी कितना है सर, बी है i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप बाई मॉड बी। तो मॉड बी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं। तो बता जरा कितना आ जाएगा ये बच्चों, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 प्लस 1g माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2g, नीचे कितना आएगा सर, नीचे तो √3 आएगा। तो व्हाट आंसर यू विल गेट इज 5/√3 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस बात पे गौर करना कि हमको कंपोनेंट नहीं फाइंड करना है, हमको ए का बी में जो कंपोनेंट था उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, उसको प्रेडिक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 क्वेश्चंस कि भाई अंतर क्या है, ठीक है। तो जल्दी कर लो, चलेंगे फिर आगे हम लोग, जल्दी कर। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग डे 4 यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग डे 4 तक पहुंच चुके हैं। वेक्टर रिजल्टेंट पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन का ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, डायरेक्शन निकालना सीख गए, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में कंपोनेंट भी सीख गए आज हम लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे टूवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास। डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे, और हमें 2-3 लेक्चर्स इसमें भी और लगेंगे, वेक्टर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर चलेंगे टूवर्ड्स 1 डायमेंशन मोशन, और 100 डेज का जो हमारा क्लास है, एक एक दिन को काउंट करना है, विल मेक दीज डेज काउंट, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही करना है यार,
ठीक है। तो तब तक मस्ती में रहो, पढ़ाई करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है, कमेंट करो, बताओ कि तुमको और क्या चाहिए, कैसे चाहिए। आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में हमारे इस प्रिपरेशन के 5वें दिन में। थैंक यू सो मच।